subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉस्मो सीजीसी क्लासेज। साथियों, कॉस्मो सीजीसी क्लासेज आपका हार्दिक स्वागत करता है। कॉस्मो सीजीसी क्लासेज आपके लिए पर डे निःशुल्क रूप से क्लासेज लेके आ रहा है। भूगोल के साथ साथ यूजीसी नेट के लिए जो पेपर फर्स्ट है उसकी भी। पेपर फर्स्ट में हमने जैसे पीछे 4 क्लासेज कर ली थी, संप्रेषण यूनिट की पूर्व एग्जाम के क्वेश्चंस को लेकर की थी हमने। वो कड़ी चल रही है लगातार अपनी, हर सोमवार को क्लासेज हो रही है, रेगुलर बेसिस पे हो रही है। और साथ में अपनी भूगोल की जो क्लासेज है, यूनिट नंबर जो 8 है यूजीसी नेट के लिए भूगोल पेपर सेकंड, यूनिट नंबर 8 की भी अपन है श्रृंखला लगातार चल रही है अपनी। अपन है यूनिट कंप्लीट करने के नजदीक जा रहे हैं। अभी कुछ है भूगोलवेता और अपन को चर्चा करनी है और थोड़े पढ़ने हैं, लेकिन जो है मुख्य जहां से क्वेश्चन पुटअप होता है, शुरुआती दौर था जो भूगोलवेताओं का, प्राचीन काल हमने पढ़ा था जिसमें यूनानी है, रोमन है इत्यादि अपने पढ़े थे। अरब भूगोलवेताओं की चर्चा की थी हमने। भूगोल का शास्त्रीय काल में हम्बोल्ट रेडर को पढ़ा था। रेडजेल का की कल अपन ने जो है चर्चा की थी। यहाँ पे रेडजेल की जो सामान्य चर्चा कल अपन ने कर ली थी। आज की जो क्लासेज होगी वो होगी रेडजेल के ग्रंथ को लेकर, कि रेडजेल ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे है, कौन कौन से ग्रंथ उसके जो इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से ग्रंथ उनके जो है एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो एक बात मैं यहीं पे कहना चाहूंगा, पहले भी बोलता रहा हूं कि ग्रंथ का क्वेश्चन अगर आपके 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, उनमें से 7 क्वेश्चन आपको सीधे ग्रंथ के क्वेश्चन मिलेंगे कि ये पुस्तक किसकी है, ये पुस्तक फलाने भूगोलवेताओं की है, या पुस्तक किसकी है। तो ये क्वेश्चन 7 क्वेश्चन आपको पुस्तक से सीधे आपको है मिलेंगे सीधे देखने को। तो अपन एक सेशन रखेंगे, पूरा कंप्लीट सेशन रखेंगे, जितनी भी टोटली अपन ने चर्चा की भूगोलवेताओं की वो एक सेशन रखेंगे। उस सेशन में अपन क्या रखने वाले हैं, उस सेशन में रखेंगे कि सबकी ओनली किताब सभी भूगोलवेताओं की जो ग्रंथ है ना, उनका संकलन करेंगे एक जगह। जो जितने भी सारे भूगोलवेताएं हैं, मैंने बताया था कि 70 से 75 तो मोटे मोटे हैं। मोटे का मतलब है कि मुख्य हैं। इसके अलावा भी है 10 से 15 या 20 भूगोलवेता आपको ऐसे पढ़ाऊंगा जिनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन सीधा पुटअप होता है वहां से। तो लगभग अपन 80 या 90 भूगोलवेताओं की पुस्तक है, उनकी चर्चा अपन एक क्लास में करेंगे। और मेरा वादा है आपसे कि आपको ऐसे टिप्स पे याद है ना, वो टिप्स फॉर्मूला आपको ऐसे टिप्स पे है, आपको हर जो यूनिट है, हर भूगोलवेता की जो ग्रंथ है वो आपको करवा दूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। तो आप बने रहिए, एंड तक देखिए वीडियो को, है लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप नए हो तो बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, उससे आपको है डेली क्लास का नोटिफिकेशन है जो मिलता रहेगा। साथ में हमारा जो एक टेलीग्राम चैनल चलता है कॉस्मो सीजीसी क्लासेज, वहां पे आपको पीडीएफ अवेलेबल रहती है सभी, तो उसको भी आप है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे जो भी सूचना होगी अपनी जो है क्लासेस से संबंधित, तो वहां पे आपको वो सूचना मिल जाएगी रेगुलर बेसिस पे। तो चलो साथियों, आज चर्चा करेंगे रेडजेल के ग्रंथ को लेकर कि रेडजेल के कौन कौन से ग्रंथ है। तो आज चर्चा करते हैं रेडजेल के ग्रंथों को लेकर। तो पहला ग्रंथ है डार्विन के कार्यों की समालोचना। मैंने जब इसकी है थोड़ी समरी बताई थी रेडजेल की, थोड़ा उसका जीवन पर प्रकाश डाला था, तब मैंने बताया था कि डार्विन के कार्यों की समालोचना नामक इसने एक शोध पत्र प्रकाशित किया, जिसे कहते हैं कमेंट्री ऑन डार्विन वर्क्स। डार्विन के कार्यों की समालोचना 1869 में जो है इसने लिखी थी। डार्विन के कार्यों की समालोचना तो पहला ग्रंथ था इसका, डार्विन के कार्यों की समालोचना। दूसरा है प्रकृति विज्ञानी की यात्राएं, की एक प्रकृति विज्ञानी की यात्राएं है इसका जो दूसरा ग्रंथ है। ये है रेडजेल की यात्राओं पर आधारित। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रेवलर्स ऑफ ए नेचुरलिस्ट, मतलब प्रकृति विज्ञानी की यात्राएं हैं, इसको जो है बोलते हैं दूसरे ग्रंथ को। तो पहला मैंने बताया कि डार्विन के विकासवादी कार्यों की समालोचना प्रथम ग्रंथ था रेडजेल का। दूसरा मैंने बताया कि प्रकृति विज्ञानी की यात्राएं, ये रेडजेल का द्वितीय ग्रंथ था। तीसरे ग्रंथ की चर्चा करेंगे जिससे उसने पीएचडी की थी, चीनी प्रवास। चीन की जो दुर्दशा हो रही थी, मैंने आपको बताया था कि चीन के जो व्यक्तियों की अनेक जो महाद्वीपों या देशों में जो दुर्दशा हो रही थी, उसको है उजागर करने के लिए, उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए रेडजेल ने लिखा था
ग्रंथ चीनी प्रवास। इस ग्रंथ में क्या है पढ़ते हैं। इस ग्रंथ में उसने यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, क्यूबा में फैले चीनियों की दुर्दशा का वर्णन किया है कि उनकी बुरी हालत थी, खराब हालत थी। लेकिन वर्तमान में देखो चीनियों ने है संपूर्ण विश्व की खराब हालत कर दी है इस दौर में 2020 में। तो ये साल याद रहेगा कि चीनियों ने किस प्रकार है तबाह किया था विश्व को। तो वह इस ग्रंथ पर उसने पीएचडी की डिग्री हासिल की थी। अब एग्जाम में क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाए कि है रेडजेल का वो कौन सा ग्रंथ है जिस पर उसने पीएचडी की डिग्री हासिल की थी, तो आपको ध्यान में रखना है चीनी प्रवास उसका जो ग्रंथ है। उस ग्रंथ पर उसने जो पीएचडी की डिग्री हासिल की थी, शोध किया था उस चीनी प्रवास पर या चीनियों की दशा पर जो शोध किया था, वो शोध पत्र प्रस्तुत किया था और उस पर ही उसने डिग्री पीएचडी की जो 1876 में जो है हासिल की। नेक्स्ट ग्रंथ है भूमध्य सागरीय तट के जीवों पर वैज्ञानिक शोध। जो भूमध्य सागरीय तट है 0 डिग्री के तट पर, वहां पे जो सागर है 0 डिग्री के आसपास के जो सी है उनके तट पर जीवों पर प्रकाशित एक वैज्ञानिक शोध पत्र उसने प्रकाशित किया। ये किया चार्ल्स मार्टिन के साथ लिखा, 1870 में लिखा। भूमध्य सागरीय तट के जीवों पर वैज्ञानिक जो है पत्र 1870 में लिखा था। पहला मैंने कौन सा बताया, पहला बताया डार्विन के विकासवादी कार्यों की समालोचना। फिर दूसरा मैंने कौन सा बताया, दूसरा मैंने बताया था एक इसमें अपन ने है प्रकृति विज्ञान की यात्राएं, रेडजेल की यात्राओं पे आधारित चर्चा की थी अपन ने दूसरा ग्रंथ। तीसरा ग्रंथ है उसका जिस पे उसने पीएचडी की थी, कौन सा था, चीनी प्रवास। तीसरा कौन सा था, चीनी प्रवास। चौथा ग्रंथ है उसका भूमध्य सागरीय तट के जीवों पर वैज्ञानिक एक पत्र लिखा था, उसने शोध पत्र लिखा था चार्ल्स मार्टिन जो है भूगोलवेता है उनके साथ में। पांचवा ग्रंथ है वालकर कुंडे। अब है आपको अर्ड कुंडे, लांडर कुंडे, वालकर कुंडे। अभी ये जर्मनी के शब्द हैं, जर्मनी में ऐसे ही चलते हैं, जो शब्द हैं ऐसे ही चलते हैं और अपन को याद भी करने पड़ते हैं। जर्मनी के शब्द, ये जर्मनी के भूगोलवेता है तो है अपने शब्द याद वो है रखेंगे अपनी पुस्तकों के। तो इसका जो वालकर कुंडे है जिसका अंग्रेजी अनुवाद मानव जाति के इतिहास के नाम से किया गया, कि जो है वालकर कुंडे है उसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया। अब अंग्रेजी अनुवाद क्या था, द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। क्या था अंग्रेजी अनुवाद, द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, जिसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, मानव जाति के इतिहास के नाम से, मतलब मानव जाति का इतिहास है ऐसे नाम से उसने वालकर कुंडे को है जो दूसरी भाषा में कन्वर्ट किया था। किसने किया था, आगे चलकर रेडजेल के बाद में जो भूगोलवेता है उन्होंने, या अंग्रेजी जो भूगोलवेता है या ब्रिटिश भूगोलवेता है, यूएसए के भूगोलवेता है, उन्होंने क्या किया, इसका अनुवाद किया था अपनी जो अध्ययन को करने के लिए। आपने अगर मैंने पढ़ाया था, आपने क्लासेस रेगुलर लिए तो मैंने बताया था कि अरब भूगोलवेता जब भारत आए थे तो उन्होंने यहाँ के धर्म शास्त्र और ग्रंथ तो सबका अरबी भाषा में अनुवाद कर दिया A to Z लेके। वो क्यों किया, क्योंकि है जो अरबी लोग हैं वो अपनी भाषा को समझने में सक्षम रहे, वो समझ सके उस भाषा को, और अपने जो यहाँ से जो ग्रंथ है पौराणिक तथ्य हैं उनसे है जो वो भी है ज्ञान ग्रहण कर सके। क्योंकि पता है उनके नजदीक जो यूरोप पड़ता है, यूरोप में क्या था, यूरोप में अंधकार युग छा गया था, लगभग सभी विश्व में ही अंधकार युग छा गया था। तो उसने भारत की तरफ आकर्षित हुए, वो भारत नहीं एशिया की तरफ ही आकर्षित हुए, संपूर्ण एशिया की जो है उन्होंने है यात्राएं की थी। इसके 3 खंड मिलते हैं वालकर कुंडे के, द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड के नाम से। अब क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है वालकर कुंडे का जो अंग्रेजी अनुवाद है किस नाम से हुआ, द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। 3 खंड है, 1885 में लिखा गया, प्रथम, सेकंड 1886 में, थर्ड 1887 में। नेक्स्ट है जो 6 नंबर का ग्रंथ है इसका एंथ्रोपोजियोग्राफी। ये तो आप है वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपके लिए, आपको ये तो ध्यान में रखना है। क्यों रखना है, क्योंकि आप है प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा आपको पता चल जाएगा कि एंथ्रोपोजियोग्राफी का मिलान वाला क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। मतलब कि कॉस्मोस, अर्धकुंडे और एंथ्रोजियोग्राफी तीनों ग्रंथ आपको है कोई आपको है नींद में पूछ ले कि हाँ एंथ्रोपोजियोग्राफी किसका है, कॉस्मोस किसका है, अर्धकुंडे, तो आपको याद होने जरूरी है। यहां से 2 नंबर के क्वेश्चंस
यानी कि एक क्वेश्चन जो 2 मार्क्स का आता है वो यहाँ से हर बार लगभग पूछा जाता है यहाँ से एंथ्रोपोज्योग्राफी से। तो 2 खंडों में प्रकाशित है ग्रंथ 1882 और 1891, मतलब काफी साल बाद में दूसरा ग्रंथ लिखा गया था। पृथ्वी, नेक्स्ट ग्रंथ है पृथ्वी एवं जीवन एक तुलनात्मक अध्ययन, कि पृथ्वी एवं जीवन एक तुलनात्मक अध्ययन है उसका जो ग्रंथ है रेडजेल का। नेक्स्ट है उत्तरी अमेरिका का राजनीतिक भूगोल। अब आपको ध्यान में रखना है, मैं बोल रहा हूं ना मेरे प्यारे मित्रों कि आपको एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेंगे। अपनी इस यूनिट से संपूर्ण जो है अपनी क्लासेस चल रही है, आपको लगभग 10 में से है लगभग क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाएंगे। उत्तरी अमेरिका का भौतिक एवं सांस्कृतिक भूगोल उसका जो नेक्स्ट है, क्योंकि उसने यूएसए की यात्रा की थी, उत्तरी अमेरिका का लिखेगा ही। राजनीतिक भूगोल और राज्य का भूगोल अब है पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, जहां भी है आपको रेडजेल क्लिक कर देना है। राजनीतिक भूगोल का पिता भी कहते हैं रेडजेल को। राज्यों का भूगोल या राजनीतिक भूगोल एक ही ग्रंथ है, 1897 में लिखा था इसने। नेक्स्ट ग्रंथ है व्यापार एवं युद्ध, व्यापार ट्रेड एवं वार, जो इसका नेक्स्ट ग्रंथ है। इसके बाद में है जर्मनी का प्रादेशिक भूगोल, जर्मनी का जो है प्रादेशिक भूगोल या जर्मनी का ड्यूस्टलैंड भी बोलते हैं, ये यहाँ पे छूट गया है। जर्मनी का ड्यूस्टलैंड आपको ध्यान में रखना है, आपको नोट कर लेना है, जर्मनी का ड्यूस्टलैंड भी बोलते हैं। जर्मनी का प्रादेशिक भूगोल है जर्मनी का ड्यूस्टलैंड। नेक्स्ट ग्रंथ है रेडजेल ने एक भौगोलिक ग्रंथ का भी प्रकाशन किया जिसका नाम लाइब्रेरी ऑफ ज्योग्राफी मैनुअल्स था। रेडजेल ने एक भौगोलिक ग्रंथ का जो है प्रकाशन किया जिसका क्या नाम था, लाइब्रेरी ऑफ ज्योग्राफिकल मैनुअल्स, मैनुअल्स नाम रखा। नेक्स्ट ग्रंथ की चर्चा करते हैं। तो इतने ही है, 13 ग्रंथ है जो मुख्य ग्रंथ है। आपको है किसी भी गाइड में किसी भी बुक में इतने सारे एक साथ में नहीं मिलेंगे। तो चर्चा करते हैं पहले ग्रंथ की, कौन सा था, डार्विन में कार्यों की, डार्विन के कार्यों की समालोचना, कमेंट्री ऑन डार्विन वर्क्स, ये लिखा था। दूसरा ग्रंथ था प्रकृति विज्ञानी की यात्राएं, जो रेडजेल की यात्राओं पर आधारित थी। तीसरा था चीनी प्रवास, चीनी प्रवास था इस ग्रंथ में उसने यूएस से मैक्सिको व क्यूबा में फैले चीनियों की दशा का जो है वर्णन किया। नेक्स्ट ग्रंथ है, इस पे पीएचडी हासिल की। नेक्स्ट ग्रंथ है भूमध्य सागरीय तट के जीवों का वैज्ञानिक पत्र। उसके बाद में वालकर कुंड आते थे हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड 3 खंड, फिर आता है एंथ्रोपोज्योग्राफी 2 खंड, फिर आता है पृथ्वी एवं जीवन पर तुलनात्मक अध्ययन। उसके बाद में जिस ग्रंथ की चर्चा की थी वो है उत्तरी अमेरिका का जो राजनीतिक भूगोल है, फिर आता है उत्तरी अमेरिका का भौतिक एवं सांस्कृतिक भूगोल। उसके बाद में चर्चा की थी हमने राजनीतिक भूगोल, फिर आता है ट्रेड एंड वार यानी व्यापार एवं युद्ध भूगोल। जर्मनी का प्रादेशिक भूगोल, जर्मनी का ड्यूस्टलैंड। रेडजेल ने एक भौगोलिक ग्रंथ और भी लिखा था, क्या नाम था उसका, लाइब्रेरी ऑफ ज्योग्राफिकल मैनुअल्स जो नाम रखा था उसका। तो अपने जो ग्रंथ की चर्चा होगी वो पूरी होगी। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे इनके जो है विचारधारा या बोले तो संकल्पना या इनका जो भी योगदान था और भूगोल को इन्होंने जो भी है उपलब्धि दी थी उसके संदर्भ में। तो वो है अपन है जो इसका योगदान है उसका भी अध्ययन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं भूगोल में रेडजेल का योगदान की। तो पहला इसका जो योगदान है वो क्या था, सांस्कृतिक दर से भूमि की संकल्पना। सांस्कृतिक दर से भूमि को क्या बोलते हैं, लैंडस्केप, आपको बहुत बार सुनने को मिलेगा, लैंडस्केप बोलते हैं इसको, सांस्कृतिक दर से भूमि को। अब चर्चा करेंगे इसमें क्या था। रेडजेल ने अपनी पुस्तक ड्यूस्टलैंड जर्मनी का प्रादेशिक भूगोल है, ड्यूस्टलैंड में सर्वप्रथम सांस्कृतिक दर से भूमि की संकल्पना का प्रतिपादन जो है किया। यद्यपि इसके लिए रेडजेल महोदय ने ऐतिहासिक भूमि शब्द का भी प्रयोग किया। जो सांस्कृतिक दर से भूमि के लिए कौन सी शब्द का प्रयोग किया, ऐतिहासिक दर से भूमि शब्द का भी जो है रेडजेल ने प्रयोग किया। तो सांस्कृतिक दर से भूमि की है संकल्पना यही कि अपनी जो पुस्तक है जर्मनी का प्रादेशिक भूगोल है, जर्मनी का ड्यूस्टलैंड, उसमें सांस्कृतिक दर से भूमि की संकल्पना का प्रतिपादन किया। यद्यपि इसके लिए रेडजेल महोदय ने ऐतिहासिक दर से भूमि शब्द का भी प्रयोग किया था।
अब है इसमें एक नोट आता है, नोट में क्या है उसका अध्ययन करते हैं। आपको बस यही ध्यान में रखना है, सांस्कृतिक दृश्य भूमि की संकल्पना किसने दी थी? रेडजेल ने दी थी। दृश्य भूमि की संकल्पना पर विस्तृत कार्य, लैंडस्केप की संकल्पना विस्तृत कार्य। अब लैंडस्केप आएगा वहां पे आपको कार्ल सावर देखने को मिलेगा, वह हार्टसोन ने किया था। तो इसको जब ये आगे भूगोलवेत्ता पढ़ेंगे तो आपकी स्थिति क्लियर कर दूंगे कहां क्या आपको आंसर देना है। कार्ल सावर ने 1925 में सर्वप्रथम दृश्य भूमि के लिए लैंडस्केप शब्द का प्रयोग किया। तो अब एक स्थिति यहाँ पे स्पष्ट हो गई कि लैंडस्केप आए तो कार्ल सावर आपको है क्लिक करना है, कार्ल सावर क्लिक करना है। और दोनों ऑप्शन में एक साथ आपको नहीं दिखाई देंगे, या तो आपको ये आएगा कार्ल सावर या हार्टसोन आएगा। रेडजेल के समय से ही भौतिक भूगोल व मानव भूगोल में द्वैतवाद का प्रारंभ हुआ। द्वैतवाद के जनक मैंने आपको पढ़ाए थे, याद है तो कमेंट बॉक्स में जरूर करें, क्योंकि है जब तक आप है रिवाइज नहीं करोगे तब तक आप है जो पीछे का जो मैटर भूलते जाओगे। तो इसको है द्वैतवाद का जनक है, आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, मैं आपका आंसर दूंगा कि आप सही बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो। तो रेडजेल के समय ही सर्वप्रथम भौतिक भूगोल और मानव भूगोल में द्वैतवाद का प्रारंभ हुआ, क्योंकि रेडजेल के समय जॉर्ज जिराल्ड महोदय ने कहा कि भूगोल का अध्ययन मनुष्य रहित पृथ्वी है, कि भूगोल का अध्ययन है मनुष्य रहित पृथ्वी। मतलब इसने निश्चयवादी या प्रकृतिवादी को है प्रकृति को सर्वोपरि माना, जबकि रेडजेल ने कहा कि मानव संबंधी अध्ययन भूगोल की मुख्य विषय वस्तु है, कि मानव को केंद्रित में रखकर ही अध्ययन करना है, मुख्य है विषय वस्तु है इसकी भूगोल की। तो ये मतभेद तब से चल रहा है मानव भूगोल और है इसमें सामान्य भूगोल में या भौतिक भूगोल में। तो पहली संकल्पना पढ़ी अपने सांस्कृतिक दृश्य भूमि की संकल्पना। फिर आती है सामाजिक डार्विनवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन, की पहली पुस्तक थी सामाजिक डार्विनवाद के सिद्धांत की समालोचना। तो इसने एक पुस्तक भी लिखी थी, पुस्तक क्या एक है सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया था, सामाजिक डार्विनवाद के सिद्धांत का। इसकी चर्चा करते हैं। सामाजिक डार्विनवाद शब्दावली का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति हर्बर्ट स्पेंसर था, कि सामाजिक डार्विनवाद है उसकी शब्दावली का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर। इस सिद्धांत के अनुसार मानव समुदाय को समाज में अस्तित्व रखने के लिए उसी भांति संघर्ष करना चाहिए, कि सिद्धांत के डार्विन का सिद्धांत जो है समालोचना जब रेडजेल ने प्रस्तुत की तो इस सिद्धांत के अनुसार ये है कि जो मानव समुदाय है को समाज में अस्तित्व अगर रखना है तो उसी भांति संघर्ष करना पड़ेगा जिस प्रकार पेड़ पौधे व जीव जंतु अपने पर्यावरण के साथ करते हैं। मतलब की है प्रगतिशील रहना है, अगर रुक गए अवरोध आ गया तो वही विनाश होना आपका जो है तय है, इसे रेडजेल कहता है। वो एक कथन ऐसे भी कहता है राज्य के संदर्भ में कि जो राज्य विकास करेगा, जो राज्य है शक्तिशाली होगा वो तो जीवित रहेगा, बाकी के राज्य को मर मिट जाना चाहिए, उनको नष्ट हो जाना चाहिए, ऐसा कहता है। आगे चर्चा करेंगे अपन, तभी इसको राजनीतिक भूगोल का पिता कहते हैं। सामाजिक डार्विनवाद की संकल्पना रेडजेल और स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर दोनों है कि दोनों ने दी है। यदि रेडजेल ऑप्शन में नहीं हो तो हर्बर्ट स्पेंसर होगा। स्थिति यहाँ पे क्लियर हो गई। तभी मैं हर एक फैक्ट आपके साथ लेके आता हूं कि सामाजिक डार्विनवाद की संकल्पना किसने प्रस्तुत की, रेडजेल या स्पेंसर में से? तो की थी रेडजेल ने। क्वेश्चन आ जाता है सामाजिक डार्विनवाद की संकल्पना प्रस्तुत की रेडजेल, तो आता है रेडजेल। क्वेश्चन आता है सामाजिक डार्विनवाद की संकल्पना प्रस्तुत की स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर, तो हर्बर्ट स्पेंसर। कहने का मतलब यही है कि रेडजेल और स्पेंसर दोनों आता है तो रेडजेल प्राथमिकता है, या रेडजेल आता है अकेला तो रेडजेल प्राथमिकता है, या अकेला स्पेंसर आता है तो हर्बर्ट स्पेंसर को प्राथमिकता देनी है, वही आपका आंसर सही होगा। तीसरी है मानव भूगोल के विकास में योगदान, की मानव भूगोल के विकास में जो है उसने योगदान दिया था। रेडजेल का मत था कि भौगोलिक चर्चा में मानव को बुलाया नहीं जा सकता, न ही उसे पृष्ठभूमि में टाइपिंग में थोड़ा हो गया, पृष्ठभूमि में धकेला जा सकता है। इसलिए उन्होंने एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक ग्रंथ की रचना की, जिसके
जिससे ही मानव भूगोल का विकास हुआ तथा रेडजेल को इसलिए मानव भूगोल का पिता भी कहा जाता है। अब का क्या था एंथ्रोपोज्योग्राफी में? पहले खंड तो था प्रकृति से संबंधित, जिसको है उसकी शिष्या हुई है कुमारी सैंपुल, चर्चिल सैंपुल। उसने है प्रकाशित कर दिया, उसको बढ़ा चढ़ाकर बता दिया। चर्चा करेंगे आगे अपन उसके बारे में, कितनी कट्टर प्रकृतिवादी हुई थी चर्चिल सैंपुल। लेकिन चर्चिल सैंपुल ने उसके दूसरे ग्रंथ जो 1891 में आए थे उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, जो मानव भूगोल से संबंधित था। द्वैतवाद है का प्रारंभ जो था यहाँ से। यहाँ पे नोट में एक चीज आती है, मानव भूगोल का संस्थापक कौन था? विडाल डी ला ब्लास, वन मैन आर्मी। आगे अपन चर्चा करेंगे, महान भूगोलवेता हुए विडाल डी ला ब्लास। रेडजेल की रुचि आदिम जातियों की, जो रेडजेल की रुचि है आदिम जातियों प्रजातियों के अध्ययन में थी, इसलिए उसने एंथ्रोपोज्योग्राफी शब्द की जो है रचना की थी। इसलिए रेडजेल को भी प्रजाति या नरजाति वैज्ञानिक भी जो है कहा जाता है। प्रजाति या नरजाति है वैज्ञानिक जो है कहा जाता है रेडजेल को। तो अब तक हमने क्या चर्चा की थी? हमने उसके ग्रंथों का अध्ययन कर लिया, उसके बाद में उसका जो है योगदान में सांस्कृतिक दृश्य भूमि की संकल्पना का प्रतिपादन किया, उसके बाद में सामाजिक डार्विनवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, इसके बारे में चर्चा की। फिर क्या मानव भूगोल के विकास में उनका जो योगदान मिलता है, वो नेक्स्ट जो उनका योगदान है वो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। तो जुड़े रहिए अपने कॉस्मोस यूजीसी क्लासेस के साथ में निःशुल्क और आप बेहतर शिक्षा के लिए। और आपके लिए निःशुल्क शिक्षा रखी गई, यहाँ पे निःशुल्क रूप से आपको है मैटर प्रोवाइड करवाया जाता है। हर एक फैक्ट्स आपको है। वही बात है कि ऊंची दुकान फीका पकवान की आप है बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में जाओगे तो वहां पे आपको है इतना मैटर नहीं मिले तो आपके पैसे भी लग जाएंगे, लेकिन यहाँ पे सब कुछ निःशुल्क है। उम्मीद है कि आपको हर एक सेशन पसंद आ रहा है जो निःशुल्क कड़ी अपन ने स्टार्ट करी है, क्योंकि इस स्थिति में है कोचिंग है, काफी सारे विद्यार्थी है ज्वाइन नहीं कर पाते, ऑनलाइन कोर्सेज है उनको ज्वाइन नहीं कर पाते। और उनमें भी अलग अलग तरीके हैं ऑनलाइन कोर्सेज के, कि आपके पास में वीडियो 3 मंथ तक रहेगा, उसके बाद में देख नहीं सकते। तो हमारा जो ये वीडियो है प्लेलिस्ट में आपको हरदम रहेगा, जब तक यूट्यूब रहेगा तब तक अपना जो वीडियो अवेलेबल रहेगा यहाँ पे। तो है आप कभी भी मतलब इस साल, अगले साल, उससे अगले साल, कभी भी मतलब दिन में रात में 24 घंटे है मतलब आप इसका आनंद ले सकते हो। आप है क्लासेस देख सकते हो, आपके लिए है पूर्णतः निःशुल्क है। तो है उम्मीद है कि आप है को सेशन पसंद आ रहे हैं, आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। चलो साथियों लेते हैं विदा, मिलते हैं अपने है जो नेक्स्ट है क्लास होगी उससे रेडजेल से संबंधित जो कल की क्लास होगी उसमें। धन्यवाद सभी साथियों को, उम्मीद है कि सभी आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, सकुशल होंगे।